हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बल तथा गति के नियम के तीसरे नियम को, जिसका नाम है गति का तृतीय नियम। और आज हम इसी में कवर करेंगे कि जो हमारा संवेग संरक्षण का नियम होता है वो क्या होता है। तो देखिए शाबाश, हेडिंग डालिएगा, गति का तृतीय नियम क्या कहता है, क्या बताता है, वो देखते हैं। शाबाश, ठीक है। देखिए, गति के तृतीय नियम के अनुसार क्या होता है। मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं ताकि एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाए कि कोई भी इंसान चल रहा है। गति का तृतीय नियम ये कहता है कि आप किसी भी वस्तु के ऊपर अगर क्रिया करते हो, किसी भी वस्तु के ऊपर क्या करेंगे, हम कुछ भी क्रिया करेंगे तो वो वस्तु हमारे ऊपर वापस एक और क्रिया करती है, जिसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाएंगे, वो हमारे ऊपर वापस से बल लगाएगी। मान लीजिए जैसे हमने किसी दीवार को ऐसे बिल्कुल थप्पड़ मारा जोर से, तो चोट तो हमें ही लगती है। मतलब कि हमने उसके ऊपर बल लगाया, चाहे हमने 10 न्यूटन का बल लगाया, तो उसने वापस हमारे हाथ के ऊपर 10 न्यूटन का वापस एक बल लगाया, और वो हुई हमारी प्रतिक्रिया। हमने की क्रिया और वापस आई प्रतिक्रिया। तो हर एक क्रिया के साथ एक प्रतिक्रिया जरूर होती है। ये इस संसार का नियम है जिस पे ये संसार चल रहा है। जैसे इंसान चलता है, हम चलते हैं, कैसे चल पाते हैं, हम क्या करेंगे, देखिए बल के द्वारा किया जाएगा। जैसे ही हम चलेंगे, हम क्या करते हैं, पीछे करते हैं, पीछे पुश करेंगे, पीछे की तरफ हम धकेलते हैं जमीन को, नीचे की तरफ हम क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। फिर पृथ्वी हमारे ऊपर एक प्रतिक्रिया का बल लगाती है, और फिर हम आगे की तरफ धकेले जाते हैं, और जैसे ही आगे की तरफ धकेले जाएंगे हम चल पड़ेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हम तैरते हैं, तैरते समय हम क्या करते हैं, हाथों को ऐसे ऐसे आगे, हम क्या करते हैं, हाथों को आगे आगे लेके जाएंगे, और जैसे ही हम हाथ को आगे लेकर जाते हैं, हम उस पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं। हमने बल लगाया पीछे की तरफ, पानी ने हमारे ऊपर बल लगाया आगे की तरफ, तो हम आगे की तरफ धकेल दिए जाते हैं। हम उस धारा को भी काट सकते हैं जिसके विपरीत हम तैर रहे हैं। तो हर एक क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया जरूर होती है। एक बल लगाया जाएगा तो एक और बल लगाया जाएगा सामने वाली वस्तु के द्वारा। या फिर देख लीजिए, जो रॉकेट उड़ता है, हमारा रॉकेट का भी सेम है। जो हमारा रॉकेट होगा वो कुछ ऐसे होगा, और उड़ने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करता है, यहाँ से नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है। क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ बल लगा रहा है। फिर ज़मीन उसके ऊपर, जो पृथ्वी है उसके ऊपर एक प्रतिक्रिया वाला बल लगाएगी, और वो ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, उड़ जाता है। इसी तरीके से जब हम एक चीज़ ये देखते हैं, मान लिया हम नाव में हैं, नाव के किनारे पर खड़े, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, और जैसे ही ये यहाँ पर ये ज़मीन है हमारी, यहाँ पर ज़मीन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर ये जंप लगाना चाहता है, और नीचे हमारे यहाँ पे क्या है, पानी है। ठीक है। यहाँ से जैसे ही जंप लगाएगा, तो वो क्या करेगा, इस किनारे पर खड़ा होकर वो एकदम उससे नीचे की तरफ एक बल लगाएगा, और वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन हम उस केस में देखते हैं, जो ये नाव है ये पीछे की तरफ सरक जाती है, थोड़ी सी पीछे की तरफ आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने इसके ऊपर बल लगाया, ये पीछे की तरफ गई। हम आगे की तरफ क्यों गए? क्योंकि इसने हमारे ऊपर एक आगे की तरफ प्रतिक्रिया का बल लगाया। हमने इसके ऊपर पीछे की तरफ क्रिया की, यहाँ पे हमने क्या की, क्रिया, और इसने हमारे ऊपर क्या की, प्रतिक्रिया। और इसीलिए हम क्या किया, हम जो थे, हम आगे की तरफ धकेले जाते हैं, और हम यहाँ पर जंप कर जाते हैं। ये सारे के सारे आपके वो एग्जाम्पल्स हैं जो सिद्ध करते हैं गति के तृतीय नियम को, जो क्या है आपका, कि हर एक क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया जरूर होती है, और क्रिया में लगाया गया बल प्रतिक्रिया के बल के परिमाण के बराबर होता है। दोनों बल की वैल्यू सेम होती है। हम 10 न्यूटन किसी पर लगाएंगे तो 10 न्यूटन ही हमारे ऊपर लगेगा। ठीक है। कोई एक वस्तु दूसरी के ऊपर 10 न्यूटन लगाती है तो दूसरी पहले के ऊपर 10 न्यूटन ही लगाएगी। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेंगे, उल्टी दिशा में लगेंगे। जैसे देखिए, हमने नाव के ऊपर लगाया पीछे की तरफ, नाव ने हमारे ऊपर लगाया आगे की तरफ। हम जमीन पर कूदते हैं,
हम ज़मीन को नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ज़ोर से जंप करने के लिए हम नीचे की तरफ बल लगाएँगे, ज़मीन हमारे ऊपर ऊपर की तरफ बल लगाती है और हम ऊपर की तरफ उछल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने नीचे की तरफ बल लगाया, वो क्रिया की और हमें प्रतिक्रिया के रूप में ऊपर की तरफ बल मिला, ऊपर की तरफ। जितना हमने बल लगाया उसी बल के बराबर नीचे से बल लगा और हम ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। लेकिन दोनों ही बल एक दूसरे के किस में है? विपरीत दिशा में। एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, एक ये वाला ऊपर तो ये वाला नीचे। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं गति का तृतीय नियम। तो गति का तृतीय नियम के अनुसार क्या कहता है कि किसी वस्तु के द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल, क्या कहेंगे? किसी वस्तु के द्वारा, कुछ ऐसे बोलेंगे, किसी वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर की गई क्रिया दूसरी वस्तु के द्वारा उस पहली वस्तु पर की गई प्रतिक्रिया के बल के क्या होती है? बराबर होती है। यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर क्रिया करेगी तो दूसरी वस्तु भी पहले के ऊपर एक क्रिया करती है जिसको प्रतिक्रिया कहा जाता है। और दोनों ही केस में क्रिया में लगाया गया बल और प्रतिक्रिया में लगा बल एक दूसरे के बराबर होते हैं। किस में? परिमाण में, वैल्यू में बराबर होते हैं, लेकिन दिशा में क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो प्रॉपरली हम इसकी एक डेफिनेशंस लिखते हैं। शाबाश, देखिएगा, हम यहां पर लिख देते हैं, किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर की गई क्रिया किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर की गई क्रिया में लगा बल, दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर प्रतिक्रिया में लगे बल के परिमाण के बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी एक वस्तु, मान लिया, यहां पे देखिए, शाबाश, मान लिया एक वस्तु ये थी हमारी, ठीक है, पहली, और एक वस्तु यहां पर है दूसरी, ठीक है। पहली ने दूसरी के ऊपर बल लगाया। अब देखिए उस बल को लिखा किससे जाएगा? हमें पता है एफ से लिखा जाएगा, एफ बल होता है। दूसरी ने पहली के ऊपर बल लगाया, वो भी एफ से ही लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये पता कैसे चले कि एक ने दूसरी पे लगाया और दूसरी ने पहले के ऊपर लगाया? तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे? देखिए, ये बल लगाया गया एक के द्वारा दो के ऊपर, पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया, तो पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु के ऊपर, तो इसको लिखा जाएगा F21 से। पीछे से आएंगे, हम पीछे से पता करेंगे कि पहली ने लगाया दूसरी के ऊपर, पीछे से पता, देखिए पीछे से देखना हमें कि बाद में क्या लिखा गया, एक लिखा गया ना, तो बाद वाली ने पहले वाली पे बल लगाया, यानी एक ने लगाया दो के ऊपर, एक ने किसके ऊपर लगाया? दो के ऊपर लगाया, कुछ ऐसे। ये क्या हो जाएगा हमारा? फिर 1-2 हो जाएगा। कैसे? दो ने लगाया एक के ऊपर, यही क्या कर रखा है, दो ने एक के ऊपर लगा रखा है बल। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर बल लगाएगी तो कुछ ऐसे लिखा जाता है कि जो लास्ट में संख्या लिखी गई है, जो लास्ट में लिखा गया है, वो प्रदर्शित करता है जिसने लगाया, और जो आगे लिखा गया, जो पहले ही लिख चुके हैं, वो प्रदर्शित करता है कि किसके ऊपर लगाया गया। अब यहाँ पर एक ने लगाया और लगाया है दो के ऊपर, और यहाँ पर दो ने लगाया है और लगाया है एक के ऊपर, तो इसको बोला जाता है क्या? दोनों ने लगाया एक दूसरे के ऊपर, और ये बल आपस क्या होंगे? परिमाण में क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर। यानी F21 बराबर होगा F12 के। लेकिन एक कंडीशन है,
लेकिन ये क्या है, कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यहाँ साइन आएगा माइनस का। अब ये माइनस का साइन क्या बात शो कर रहा है ये देखते हैं। ये माइनस का साइन ये बताता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, एक दूसरे के उल्टी दिशा में हैं। समझ में आया? तो क्या कहता है शाबाश, जो हमारा गति का तृतीय नियम है कि किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर की गई क्रिया और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर की गई प्रतिक्रिया में जो कुल बल लगा, जो क्रिया में लगा और जो प्रतिक्रिया में, दोनों बल क्या होते हैं, बराबर। पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर की गई क्रिया में लगा बल और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर की गई प्रतिक्रिया में लगा बल, दोनों ही अपरिमाण में क्या होते हैं, बराबर होते हैं और दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। ये था आपका तृतीय नियम। समझ में आया सभी को? तो ये ऐसे होगा। और ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि F21 मैंने कभी भी लिखा है तो उसका मतलब है बाद वाली ने पहले वाली पर लगाया, 1 ने लगाया 2 के ऊपर। F12 मैंने लिखा है तो इसका मतलब है 2 ने लगाया 1 के ऊपर, और दोनों एक दूसरे के परिमाण में बराबर थे तो बराबर रख दिया। माइनस का साइन शो कर रहा है कि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे। समझ में आया? तो ये हो जाएगा हमारा गति का तृतीय नियम। अब तृतीय नियम के आधार पर ही हम सिद्ध करेंगे क्या आपके संवेग संरक्षण का नियम क्या है। अब अगली हेडिंग डालिएगा, हमारा संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है वो देखते हैं। सबसे पहली बात, संवेग आपको याद हो गया होगा संवेग क्या है। तो आपने गति का द्वितीय नियम पढ़ा था, क्या था शाबाश, दूसरा नियम क्या था, उसमें लिखा गया था F बराबर होगा आपका डेल्टा P बाय डेल्टा टी। याद आया कुछ? F बराबर होगा डेल्टा P बाय डेल्टा टी। जिसने नहीं देखा वो लास्ट वाली वीडियो देख सकता है, वहां से आपको पता चलेगा, क्योंकि ये समझने के लिए आपको पहले वाली वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। F बराबर होगा हमारा डेल्टा P बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा बताता था किसको, परिवर्तन को। पी किसके लिए आया, संवेग के लिए, और डेल्टा टी से डिवाइड किया गया तो मैंने आपको बताया था दर वर्ड लग जाता है। तो ये क्या था आपका, संवेग परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर थी, उस पर लगे बल के बराबर थी, उस वस्तु पर लगे बल के बराबर थी। ये हमने द्वितीय नियम में पढ़ा। और ये बल कैसा होगा, ये जो F है ये हमारा बाह्य बल होता है। कौन सा होता है, बाह्य बल। ठीक है। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, अगर ये बाह्य बल 0 कर दिया जाए, मतलब बाहर से कोई बल ही नहीं लगाया गया, अगर बाहर से कोई बल ही नहीं लगाया गया, F को अगर हम क्या कर दें, 0 कर दें, तब क्या होगा, तब कुछ ऐसा होगा कि डेल्टा P बाय डेल्टा टी भी 0 हो जाएगा। और इसका 0 होने का मतलब क्या है, कई बच्चों को लगेगा कि सर डेल्टा P बाय डेल्टा टी अगर 0 है तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो संवेग है ना P, ये 0 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, ये संवेग में परिवर्तन है। संवेग में क्या है, परिवर्तन है। परिवर्तन 0 हुआ, समय तो 0 नहीं होगा, समय को कुछ ना कुछ लगेगा, लेकिन संवेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ। अब संवेग में परिवर्तन कैसे नहीं हुआ, जैसे मैं आपको बताता हूं। आपने एक जगह से चलना शुरू कर दिया, चलते जा रहे हैं, आपका संवेग है मान लिया 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। यहां से चलकर दूसरी जगह पर पहुंच के वहां भी आपका नोट किया तो मिला 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और टाइम लग गया 5 सेकंड का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका परिवर्तन है वो कितना है, 0 हुआ ही नहीं। परिवर्तन 20 से था, 20 ही है। या ये मान लीजिए कि परिवर्तन कैसे देखेंगे, मान लिया हमारे पास कोई भी चीज़ मान लीजिए, जैसे मार्क्स की बात की जाती है या रुपयों की बात की जाती है। जैसे रुपयों में देखते हैं कि किसी ने हमें 10 रुपये दे दिए, ठीक है, या हमारे पास 10 रुपये थे ना, हमने जब हमारे पास 10 रुपये थे, उसके बाद हमने कोई कार्य किया, ठीक है, और उसके बाद भी हमारे पास 10 रुपये रहे। हमने कार्य जरूर किया लेकिन हमारे पास कितने रहे, 10। या फिर कुछ ऐसा होता है कि एक बंदा 10 रुपये का नोट लेके रखता है, दूसरे बंदे ने आया बोला कि मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं तेरे को एक नया नोट दे दूंगा। उसने उसको नया नोट दे दिया और वो चला गया। उस बंदे के पास कितने रुपए हैं, पहले भी 10 थे, अब भी 10 हैं।
परिवर्तन किसका आया? रुपयों का परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं आया। एक उसके बीच कार्य जरूर हुआ, कार्य जरूर होगा उसके बीच कि आया, उसने बदल के दिया, वो कार्य जरूर हुआ, लेकिन क्या रुपयों में परिवर्तन आया? बिल्कुल भी नहीं। उस कार्य के होने से पहले भी उतने ही थे, उस कार्य के होने के बाद भी उतने ही है। तो यही कहता है द्रव्यमान जो संवेग संरक्षण का नियम है वो यही कहता है कि जो हमारा यहाँ पर परिवर्तन है वो परिवर्तन जीरो है, लेकिन वैल्यू तो यूं की यूं है, वैल्यू फिक्स थी, ₹10 फिक्स थे। तो इसमें क्या होगा, संवेग जो होगा वो क्या होगा, हमारा फिक्स होता है, यानी नियत होता है। संवेग फिक्स था, ₹10 फिक्स थे, लेकिन उस कार्य में ना पहले ना बाद में चेंज नहीं आया रुपयों में, उस संरक्षण उस संवेग में चेंज नहीं आया, यानी उसके जो हमारा क्या होगा, संवेग होगा, संवेग में परिवर्तन नहीं होगा, तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, जीरो। समय के साथ परिवर्तन ही नहीं हुआ तो जीरो हो गया, लेकिन खुद जो संवेग है, संवेग हमारा नियत रहेगा, वो जीरो नहीं होगा। संवेग जीरो नहीं होगा, संवेग में परिवर्तन जीरो हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं हमारे इस चीज के सिद्ध करने के ऊपर कि सिद्ध कैसे करेंगे। सिद्ध करते हैं भाई, ध्यान से देखना शाबाश। आप क्या मान लीजिए, मान लिया हमने यहां पर एक बॉल थी, एक यहां पर बॉल थी, यहां पर दोनों टकराई, बाद में फिर अलग अलग हो गई। बस बात यहीं पे खत्म करते हैं। अब ध्यान से देखिए, मान लिया इस बॉल का द्रव्यमान है m1, दूसरी बॉल का द्रव्यमान है m2। तो यहाँ पहली बॉल m1, दूसरी बॉल m2, यहाँ पहली बॉल m1, दूसरी बॉल m2, द्रव्यमान सबके लिख दिए। अब बात करते हैं, कुछ ना कुछ गति कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पर ये दोनों कब टकराएंगी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, इनके ये कार्य बीच में हुआ, ये जो कार्य है ये हमारा होता है, ठीक है, ये तो कार्य के दौरान, मतलब कार्य हुआ यहाँ पर, ठीक है, घटना हुई। यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारी घटना क्या हुई है, टक्कर हुई है ना, तो हम लिखेंगे टक्कर से पहले। ये केस है टक्कर से पहले का, ये है टक्कर के समय, यानी टक्कर के दौरान जब टक्कर हुई, और ये होगा टक्कर के बाद, टक्कर के बाद। ये 3 केस हमने ले लिए, टक्कर से पहले, टक्कर के समय, टक्कर के बाद। ₹10 आने से पहले का समय देखा, ₹10 के एक्सचेंज होने का समय देखा, ₹10 एक्सचेंज होने के बाद का समय देखा, तीनों केस देखे, सेम यहीं पे है, ठीक है। अब देखते हैं कि मान लीजिए अब ये चल रही होगी, इस डायरेक्शन में ये दोनों चलती हैं, मान लिया पहली का जो वेग है, कुछ वेग से चल रही होगी, पहली जो हमारी बॉल है उसका वेग, प्रारंभिक वेग को लिखेंगे u से, तो दोनों को ही u से लिखा गया, क्योंकि दोनों ही प्रारंभिक से चल रही है, ये भी शुरुआत में चल रही है, ये भी शुरुआत में, हमने नोट किया दोनों ही बॉलों ने शुरुआत में चलना स्टार्ट किया। और टक्कर के बाद ये कितना हो गया, v1 v2 इनका वेग हो जाता है इस दिशा में, v1 v2 से चल पड़ी। क्या बताया मैंने, प्रारंभिक है, दोनों ही चलेंगी तो u से चला, और ये हो गया अंतिम। यहाँ पर v1 v2 क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ भी 1 2 क्यों बताया, क्योंकि यहाँ भी 1 2 लेना है। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक वेग पहली का कुछ और होगा, दूसरी का कुछ और होगा, अलग अलग दिखाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये u1 वेग से आएगी, u2 वेग से चलेगी, एक समय आएगा जब u1 वाली u2 को टकराएगी, यहाँ पर हुई इनकी टक्कर। तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए a और b है, ये ए बॉल थी, ये बी बॉल थी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ठीक है। ए ने लगाया बी के ऊपर बल, जो टकराएगी, और बी लगाएगी ए के ऊपर बल। इसने भी कि क्रिया दी है तो मैं प्रतिक्रिया भी करो होगी उसके ऊपर। तो क्रिया हुई, पहली बॉल टकराई, इसने प्रतिक्रिया की, इसको भी टकराया, उसके बाद फिर भी चलना तो शुरू कुछ ना कुछ किया होगा, तो आगे चलकर फिर वो अलग अलग हो गई, और उनके वेग हो गए v1 v2। समझ में आया ये सारा क्या बताया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, हम अब इनके लिखेंगे संवेग को, क्योंकि संवेग का हमें नियम सिद्ध करना है, तो संवेग को ही लिखा जाएगा। संवेग मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है, उस वस्तु के द्रव्यमान की उसके वेग से क्या कर दीजिए, गुणा। अब ये पहली वस्तु है, इसका द्रव्यमान m1 है, वेग है इसका u1 प्रारंभिक, तो दोनों का प्रारंभिक संवेग कितना बनेगा, m1 u1 बनेगा या नहीं बनेगा। दूसरे का देखते हैं शाबाश, m2 u2, इसका ये प्रारंभिक वेग, ये पहले का प्रारंभिक वेग, ये दूसरी का प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या होगा शाबाश, इसका क्या हो जाएगा, m1
v1 और इसका क्या हो जाएगा m2 v2। ठीक है, संवेग सबके लिख दिए गए। क्यों लिखे? क्योंकि कुछ ना कुछ संवेग तो होगा, अगर उनका वेग है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो संवेग तो जरूर होगा चलेंगी। तो ये सारा कुछ हमने लिख दिया। अब ध्यान से एक चीज को देखिएगा, क्या हुआ कि जो हमारा ये सारा काम होने में, अब हम सारी चीजें लिखेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, m1 ने यानी ए ने बी बॉल के ऊपर लगाया बल, ए ने बी पर लगाया बल। अब ए बी पर लगाएगी तो उसको लिखा कैसे जाएगा, जो लगाती है वो पीछे और जिस पे लगा वो आगे, ऐसे ही बताया था। ए ने लगाया बी के ऊपर बल, ठीक है, और दूसरा बी ने लगाया ए के ऊपर बल, दोनों ही लिख दिए। यहां पर लिखेंगे हम, यहां पर क्या लिखेंगे कि ए द्वारा बी पर बल, ए द्वारा बी पर बल, ए के द्वारा लगा बी के ऊपर, और यहां पर बी द्वारा ए पर बल। समझ में आया? अभी अभी हमने जस्ट कुछ समय पहले ही हमने कुछ देखा, क्या देखा वो देखते हैं। अभी अभी हमने देखा कि जो हमारा बल होता है वो बराबर होता है किसके, संवेग में परिवर्तन की दर के। संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब, संवेग में परिवर्तन कैसे आता है, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। दर के लिए समय से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो यहां पर क्या होगा, मान लीजिए इस पूरे कार्य को होने में समय हमारा लगा कितना, डेल्टा टी समय लगा। मान लीजिए सारे कार्य को होने में डेल्टा टी समय हमें लग जाता है। तो यहां पर लिखेंगे शाबाश बी ए, क्या बताएंगे कि जितना संवेग में परिवर्तन हुआ, ए ने लगाया बी पर बल, तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, यहां पर हमारा अंतिम संवेग क्या होगा m1 v1 माइनस प्रारंभिक संवेग क्या होगा यहां पर हमारा m1 u1, और नीचे समय से डिवाइड करेंगे तभी तो दर बनेगा, समय लगा डेल्टा टी। समझ में आया? ऊपर मैंने लिखा परिवर्तन को, संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, पहली बॉल के लिए, सिर्फ ए बॉल के लिए लिखा मैंने, क्योंकि ये जो ए के द्वारा लगाया गया बी के ऊपर बल। अब बी ने लगाया ए के ऊपर बल, तो अब बी का लिखेंगे शाबाश। बी का कैसे लिखेंगे, बी का अंतिम संवेग कितना था m2 v2, प्रारंभिक संवेग कितना है m2 u2, और डिवाइड में डेल्टा टी आ गया। ठीक है, ये हमारे दोनों क्या बन चुके हैं, बल बन चुके हैं। जो ए ने लगा, यहां पर क्या हुआ, ए ने जो बी के ऊपर लगाया और जो बी ने ए के ऊपर लगाया वो हमने निकाल लिए। ठीक है, अब गति का तृतीय नियम क्या कहता है आपको, तीसरा नियम क्या कहता है कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बल लगाया तो वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगा और परिमाण में क्या होगा, बराबर। तो इसका मतलब कुछ ये होगा कि जो ए ने बी के ऊपर लगाया था और जो बी ने ए के ऊपर लगाया वो दोनों आपस में बराबर होंगे और लग जाएगा माइनस का साइन। समझ में आया? हर बार मैं बताते समय आपको पता है कि मैं पहले बी को लिखता हूँ बाद में ए को, उसका मतलब समझिए क्या है कि बी ने लगाया ए के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर हो गया एफ बी ए बराबर हो गया माइनस एफ ए बी के। अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं, एफ ए बी ए की वैल्यू ये रही हमारी, रख दीजिए क्या है m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइड बाय डेल्टा टी बराबर, माइनस का साइन बाहर रखिएगा, एफ ए बी की वैल्यू पुट कीजिए क्या है m2 v2 माइनस m2 u2 और पूरे के डिवाइड में डेल्टा टी। ठीक है, दोनों तरफ डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये डेल्टा टी उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरफ क्या बचेगा m1 v1 माइनस m1 u1 और बराबर बच जाएगा हमारा, माइनस तो बाहर कॉमन था, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो चुका है, क्या बच गया यहाँ पे अंदर m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर, माइनस की जैसे ही अंदर गुणा करोगे तो m2 v2 हो गया माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस m2 u2। समझ में आया क्या कार्य किया? रिपीट करूंगा एक बार, साथ के साथ देखते जाइए। हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों को बराबर रखा, डेल्टा टी से डेल्टा टी गया और दोनों तरफ माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि जो वी वाले हैं, v11 वाले, देखिए मैं बताता हूं, जो v वाले हैं v वाले कर लीजिए एक तरफ, u वाले कर लीजिए एक तरफ, प्रारंभिक वाले एक तरफ, अंतिम वाले एक तरफ।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, अगर इस माइनस वाले को मैं इस तरफ लेके आऊँ तो प्लस का हो जाएगा, इस माइनस वाले को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा उस तरफ जाकर। इस तरफ हमारा M1V1 था, M2V2 लेफ्ट साइड आएगा, किसका हो गया, प्लस का। ठीक है, राइट साइड हमारा M2U2 था और ये M1U1 दूसरी तरफ जाकर किसका हो गया, प्लस का। अब हम इसको पलट भी सकते हैं क्योंकि दोनों चीजें बराबर हैं, इसको पहले लिखिए, इसको बाद में, किसी को पलट सकते हैं। तो इनको लिख दिया मैंने इस तरफ पहले, M1U1 प्लस M2U2, इनको लिख दिया दूसरी तरफ M1V1 प्लस M2V2। और ये भी मत कहना कि सर हमें ये आपने 2 वाले पहले लिखे 1 वाले बाद में, यहाँ पर 1 वाले पहले 2 वाले बाद में। 3 + 5 हो या 5 + 3, आंसर तो 8 ही आएगा ना। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब हमने क्या किया, हम देखते हैं, अब वापस ऊपर चलिए, यहाँ देखिए क्या हुआ। ये हमारी सारी स्थिति थी टक्कर से पहले की और ये थी टक्कर के बाद की। बीच में सिर्फ हमने बल के लिए टक्कर के समय की चीजें देखी और कुछ नहीं देखा। टक्कर से पहले क्या हुआ, टक्कर से पहले कुल संवेग कितना था, कुल संवेग, पहली का संवेग प्लस दूसरी का, पहले का संवेग है M1U1, दूसरे का M2U2, तो टोटल कितना हो जाएगा, M1U1 प्लस M2U2। ये हो गया टक्कर से पहले। अंतिम संवेग पे बात करते हैं, टक्कर के बाद अंतिम संवेग कुल कितना होगा, कुल की बात कर रहा हूं मैं, कुल M1V1 और M2V2 दोनों का सम। तो यहां पर क्या हुआ हमारा, ये हमारा सारा बना टक्कर से पहले कुल संवेग, कि जो टक्कर से पहले कुल संवेग था, और ये सारा क्या बना, टक्कर के बाद कुल संवेग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टक्कर से पहले का कुल संवेग है और जो टक्कर से बाद का कुल संवेग है वो हमारा सेम रहेगा, बराबर रहेगा। कब, जब बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया, बाह्य बल नहीं लगाया गया। क्या बताया मैंने आपको कि किस, देखिए क्या कहता है हमारा, अब देखते हैं जो हमारा संवेग संरक्षण का नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है, संवेग में परिवर्तन की दर वो हमारी क्या होगी, 0 के बराबर हो जाएगी। कब, जब बाह्य बल ना लगा हो, और उसमें संवेग क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, जितना पहले उतना ही बाद में। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने सिद्ध किया कि जितना संवेग पहले था उतना ही बाद में, टक्कर से पहले भी कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग बराबर था, क्योंकि इन सारे के सारे केस में क्या नहीं हुआ आपका, इस केस में आपका बाह्य बल नहीं लगा। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो U1 है उसकी जो वेग होगा वो U2 से हमेशा ज्यादा होगा, तभी तो वो टक्कर कर पाएगा। पीछे से आ रही चीज आगे वाले को, दोनों चलती जा रही हैं, ये जब ज्यादा स्पीड से चलेगी तभी इसको टक्कर कर पाएगी, तो ये क्या होगा, U1 हमेशा U2 से ज्यादा होगा। और जितना वेग उस टक्कर से पहले होगा संवेग, उतना ही संवेग टक्कर के क्या होगा, बाद में होगा। कब, जब इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया। समझ में आया? अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या देखा, हमने गति का तृतीय नियम देखा कि क्या है तृतीय नियम। उसके बाद तृतीय नियम के आधार पर हमने संवेग संरक्षण का नियम पढ़ लिया कि नियम क्या है, और उसी नियम को हमने सिद्ध कर लिया। अब उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क हम देख लेते हैं, जैसे कि आपको ये देखते हैं, शाबाश, ये आपको पिक्चर दिखा रखी है। इस पिक्चर में देखिए क्या है, ये हमारी पहली बॉल है, ये हमारी दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है। ठीक है, जब हम पहली बॉल को यहाँ से छोड़ेंगे, हमने कोई बल नहीं लगाया, सिर्फ छोड़ेंगे यहाँ से, तो जैसे ये छोड़ेंगे ये इस तरफ आ रही है हमारी, सबका मास जो है, सबका द्रव्यमान जो है वो m है। कितना है द्रव्यमान, m है, बराबर द्रव्यमान की है। जैसे इसको छोड़ा जाएगा ये क्या करेगी, जैसे इसको छोड़ा ये टक्कर करेगी, ये पांचों एकदम मिल जाएंगी, तब इसमें इसका मास यानी कि इसका द्रव्यमान m है, और कोई मान लीजिए प्रारंभिक वेग u के साथ इसको छोड़ा गया, u इसका प्रारंभिक वेग था और m इसका क्या था, द्रव्यमान, छोड़ा गया। तो इसका यहाँ पर जो क्या बनेगा, कुल यहाँ पर क्या बनेगा, शुरुआत में यहाँ पर कुल कुछ बनेगा, इसका संवेग वो क्या होगा, m गुणा u, इससे छोड़ा गया। तब क्या होगा, ये m गुणा u के बाद इसने ये संवेग दूसरी को दे दिया, दूसरी ने संवेग
तीसरी को टक्कर लगाते दे दिया, तीसरी ने चौथी को, चौथी ने पांचवी को। तो जब ये पांचवी यहाँ पर आ जाएगी, पांचवी यहाँ पर आ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर इसका भी जो संवेग होगा वो mu होगा। समझ गए? यहाँ पर जो ये है ये mu संवेग के साथ है, फिर ये यहाँ से आएगी और इस तरफ हमारी ये इसको टकराएगी, ये इसको संवेग देगी, ये इसको देगी, ये इसको देगी, और फिर हमारा संवेग चलता रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जब टक्कर से पहले जो कुल संवेग था वो टक्कर के बाद जो कुल संवेग होगा उसी के क्या होगा, बराबर। कब? जब तक हम उस पर बाह्य बल कोई भी आरोपित नहीं कर रहे, बाह्य बल 0 होगा। हमने यहाँ से सिर्फ इसको छोड़ा, ऐसे धकेला नहीं, सिर्फ यहाँ से छोड़ दिया, छोड़ते ही ये टकराएगी, दूसरी जाएगी, टकराएगी, फिर आएगी, ऐसे होता रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका द्रव्यमान संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम हमने अच्छे से पढ़ लिया, हमने तृतीय नियम को भी देख लिया जो हमारा गति का तृतीय नियम है। होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आ गई होगी, समझ में भी आ गया होगा सब कुछ। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।